students, I welcome you all to today's class and today we'll start with our lecture 3 for thermodynamics. Okay? चलो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? We'll study about various types of enthalpies. ठीक है? लास्ट क्लास में हमने देखा था enthalpy क्या होती है. अब हम देखेंगे कि इनके टाइप्स क्या हैं. ओके तो बहुत तरह की एंथैल्पीज होती हैं, लाइक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मेनी, है ना. तो वो सब हम देखेंगे आज के लेक्चर में. फिर हमें एक और चीज़ देखनी है, व्हाट इज कैलोरीमीटर. ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है. एंथैल्पी से अच्छा हम समझते क्या है. व्हाट इज एंथैल्पी एग्जैक्टली? इट इज नथिंग बट एनर्जी. आप समझ लो कि सिनोनिम है, पर्यायवाची होता है ना. तो एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी. सिंपली कल मैंने शायद आपको नहीं बताया था, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने एंथैल्पी डिस्कस किया था. ओके सो एंथैल्पी इज सिंपली एनर्जी, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं फॉर टुडेज लेक्चर. मेजरमेंट ऑफ del U एंड del H. व्हाट इज del U, व्हाट इज del H? वी डिस्कस्ड इट वेरी नाइसली येस्टरडे. यस, चलो इनका मेजरमेंट कैसे देखते हैं. कैलोरीमीटर और कैलोरीमेट्री एक you can say study है. It is a study for heat analysis. मतलब कैलोरीमीटर, इसमें जो डिवाइस एसोसिएटेड है या कह लो इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड है, दिस इज द कैलोरीमीटर. ये क्या करता है? हीट मेजर करता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कितनी हीट इन्वॉल्व है. इवॉल्व नहीं बोल रही हूँ, इन्वॉल्व है मतलब कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिलीज हो रही है. ये सब हम वी कैन measure using what? Calorimeter. ठीक है, चलो. So in calorimetry, the process is carried out in a vessel called calorimeter, as you can see, which is immersed in a known volume of liquid. Yes, knowing the heat capacity of the liquid. Heat capacity कल हमने देखा था. Yes, it is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. यही था हीट कैपेसिटी. तो अगर हमें हीट कैपेसिटी पता है लिक्विड की, इन विच द कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड दिस पर्टिकुलर लिक्विड एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, दिस इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द हीट इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस बाय मेजरिंग द टेम्परेचर चेंजेस. यस, चलो अभी के लिए इतना है. इसके एक्सपेरिमेंट्स प्रोबेबली आप करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स में. ठीक है, थियोरेटिकली सिर्फ इतना है. मेजरमेंट्स आर मेड अंडर 2 डिफरेंट कंडीशंस. कैलोरीमेट्री में कैसे मेजरमेंट्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी एज मेंशन्ड एंड द एंथैल्पी एज मेंशन्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर. QV क्या है बेटा? इट इज द हीट इन्वॉल्व्ड और heat evolved or absorbed at constant volume, and QP is the heat change, you can say, heat evolved या heat released at constant pressure. Yes, constant volume पे क्या रहेगा students? del U, and constant pressure पे it will be del H. ये yesterday we saw, even we proved too, है ना, कि constant volume पे क्यों internal energy equal to heat होती है and at constant pressure क्यों internal energy equal to enthalpy होता है. Yes, we saw it yesterday. चलो तो देखते हैं measurements of del U and del H for chemical reactions. Heat absorbed at constant volume and at constant pressure can be done in a calorimeter. ठीक है, and delta H is equal to QP. Also delta U is equal to QV. We saw yesterday. Therefore heat absorbed or evolved at constant pressure is also called as heat of reaction और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अब हमें इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में सिर्फ एंथैल्पी से डील करना है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया है अलग से. ठीक है, कि स्टूडेंट्स डेल्टा H इज इक्वल टू QP इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर which is also called as the heat of reaction या आप कह लो enthalpy of reaction. डेल्टा H क्या होता है? enthalpy. अगर मैं सबस्क्रिप्ट में स्मॉल r लिख दे रही हूँ स्टूडेंट्स, तो what will this be? This denotion be called? It will be called as the enthalpy of reaction. Clear? enthalpy मतलब कुछ नहीं होता है, एनर्जी होता है. एनर्जी कोई, एनर्जी डिफरेंस कोई हम क्या बोलते हैं? हीट. तो हीट ऑफ रिएक्शन कह लो, एनर्जी ऑफ रिएक्शन कह लो या enthalpy ऑफ रिएक्शन कह लो. All are synonyms. Clear? चलो आगे देखते हैं.
Coming to the enthalpy change, that is enthalpy of a reaction or reaction enthalpy. क्या होता है? Chemical reaction में reactants convert to products. Yes, we know this already. So इस reaction के दौरान reactants जब products में convert हो रहे हैं, तो इस process के दौरान क्या heat changes involved है, क्या heat aspects involved है, ये हम किन के टर्म्स में डील करते हैं? रिएक्शन एंथैल्पी के टर्म्स में. मतलब सिंपली रिएक्शन एंथैल्पी को आप सब्स्टिट्यूट कर लो एनर्जी से. रिएक्शन एनर्जी मतलब जो भी हीट एनर्जी इन्वॉल्व है इस रिएक्शन के दौरान, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन एंथैल्पी. इजी, आज का टॉपिक बहुत ही ईजी है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है. चलो, does the total amount of heat energy evolved or absorbed when the number of moles of reactants completely react to give the products as given in the balanced chemical equation is called as heat of reaction. I hope it is clear now. Yes. So the enthalpy change of a chemical reaction is what basically it is the heat aspects or heat changes that are involved during a chemical reaction, that too a balanced one. ठीक है, चलो डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं, देखो हीट चेंज बता रहे हैं ना. व्हाट इज रिएक्शन एंथैल्पी? इट इज द हीट चेंज. तो चेंज के लिए डेल तो यूज करेंगे, एंथैल्पी का साइन आएगा ही, एंड सिंस रिएक्शन का बता रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में आर. दिस इज द डिनोशन. क्लियर? चलो, अब डेल्टा आर एच और डेल आर एच इक्वल टू होता क्या है? सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. ये हम आई गेस न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे. दैट विल बी मोर क्लियर टू यू, देन इट विल बी मोर क्लियर. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. तो इतना एब्जॉर्ब कर लो. क्या होता है? एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज बताते हैं, देयरफॉर ये डेल्टा का साइन और डेल का साइन यूज होता है. एंड सिंस एंथैल्पी का चेंज बता रहे हैं तो एच आएगा. आज के टॉपिक में पढ़ना यही है. ठीक है, चलो. Coming to the standard enthalpy of reaction. Standard enthalpy of reaction को आप कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा एच आर तो एज इट इज ही रहेगा एंड वील गेट अ साइन दैट इज लाइक दिस. ठीक है, ये व्हाट इज दिस? सुपरस्क्रिप्ट में ये क्या डिनोट करता है? स्टैंडर्ड वर्ड को. ये क्या डिनोट करता है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड वर्ड को. ओके, यस. चलो, लेट अस मूव ऑन. Standard enthalpy of reaction क्या होता है? It is the enthalpy change for a reaction when all the participating substances are in their standard states. Standard state मतलब क्या होता है? Most stable state. अगर मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन जो है ये लिक्विड है, तो क्या ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है? ऑब्वियसली नहीं. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सबसे स्टेबल फॉर्म में कब रहता है? जब ये गैसियस रहता है. तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अ स्टैंडर्ड स्टेट. क्लियर? चलो, standard state of a substance at a specified temperature is its purest form at 1 bar. मतलब standard conditions रहेंगी. आपका 1 bar pressure रहेगा, ठीक है, and room temperature या कह लो 298 Kelvin, 225 degree Celsius is equal to how much? 298 Kelvin ना. एंड थर्मोडाइनमिक्स में हम केल्विन टेम्परेचर में डील करते हैं. ये मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में क्लियर किया था. यस, सो दिस इज व्हाट इज रिटन. स्टैंडर्ड स्टेट कब रहेगा? 1 bar pressure and room temperature that is 25 degree Celsius और 298 Kelvin. ठीक है, क्लियर? नाउ एग्जाम्पल के लिए बोल दिया है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड इथेनॉल. लिक्विड इथेनॉल एट 298 Kelvin इज प्योर लिक्विड इथेनॉल एट 1 bar. 1 bar प्रेशर कंडीशन है, 298 Kelvin टेम्परेचर कंडीशन है. इसमें इन सारी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस जो मेंशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है ना. स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होती है स्टूडेंट्स? यस, टेल मी. स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होते हैं? बताओ मुझे. 1 bar प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर 298 Kelvin. यस, ये स्टैंडर्ड है. तो इसमें जो भी मैटर है हमारा, जिस भी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसका स्टैंडर्ड स्टेट हो गया, इजंट इट? तो यहाँ पर लिक्विड इथेनॉल का एग्जाम्पल दे दिया है कि इट इज प्योर लिक्विड. इट इज प्योर लिक्विड. ठीक है, at these conditions या in these conditions. So standard conditions are denoted by adding the superscript this to the symbol delta H. मतलब
सेम है, एज आई टोल्ड यू इट इज जस्ट द सेम, बस स्टैंडर्ड के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, दिस सिंबल टू डिनोट कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है. ओके चलो आगे देखते हैं. कमिंग टू द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दी फेज ट्रांजिशन. अच्छा फेज ट्रांजिशन से हम क्या समझते हैं? यस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फेज ट्रांजिशंस? फेज चेंज हो रहा है मतलब सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, गैस टू अगेन सॉलिड, ऐसा यही होता है ना फेज चेंज. तो फेज चेंजेस में भी तो हीट इन्वॉल्व होती है, एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है या नहीं, मुझे बताओ. सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, लिक्विड चेंज होगा गैस में स्टूडेंट्स, तो हीट इन्वॉल्व होगी या नहीं, मुझे बताओ. सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होगा? जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड देन इट विल चेंज टू लिक्विड. सिमिलरली लिक्विड विल एब्जॉर्ब हीट एंड गेट चेंज टू गैस. गैस विल, what will it do? It will release heat and then condense to liquid, and liquid again it will release heat and then get converted to solid. क्या करता है फ्रिज? फ्रिज चीजों को ठंडा करता कैसे है? How does it do that? बताओ मुझे. जो भी चीजें रखी हैं हमारे रेफ्रिजरेटर में उनसे वो हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकता है ना. फ्रिज के पास जाओगे तो बाहर थोड़ा सा गरम गरम लगता है. यस. Why is that the case? Because what does a refrigerator do? It extracts the heat from all the components that are present inside, all the food materials that are kept inside. Yes, that is how a refrigerator works. Similarly, liquid अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में ही आप इमेजिन कर लो लिक्विड सॉलिड में चेंज क्यों हो रहा है? उसमें हीट रहेगी लिक्विड में, क्या हम इसमें हीट देते जाएंगे तो क्या ये सॉलिड में चेंज हो पाएगा? नहीं, इससे हीट निकालनी पड़ेगी, देन इट विल चेंज टू सॉलिड. यस, तो यही काम करता है हमारा रेफ्रिजरेटर. ओके, तो सिमिलरली समझाना सिर्फ इतना है कि फेज चेंजेस में भी जब फेज चेंज होते हैं तब भी हीट इन्वॉल्व होती है. यहां से यहां जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ऊपर वाला अगर ये देखें पोर्शन तो इसमें क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है. बट since gas is converting to liquid and liquid is converting to solid, what is happening? Heat is getting evolved. Yes, clear? चलो, तो this is what happens during a phase change. देखो क्या लिखा है, phase transformations also involve energy changes. As I told you, ice for example requires heat for melting. Normally this melting takes place at constant pressure, that is 1 bar, and temperature remains constant, that is 273 Kelvin. What is it? 0 degree Celsius. Okay, चलो enthalpy of fusion समझते हैं. बहुत easy है, it is highly easy. Enthalpy of fusion मतलब क्या होता है? फ्यूजन मतलब ऐसे समझ मत लेना फ्यूज हो रहा है कुछ. अच्छा, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है. फ्यूजन को मान लेते हैं फ्रीजिंग, ठीक है. फ्यूजन का मतलब फ्रीजिंग नहीं है, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग है, स्ट्राइकिंग पॉइंट मेल्टिंग है व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड. ओके, चलो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को डिनोट कैसे करेंगे? ये तो एंथैल्पी का साइन हो गया. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था तो आर यूज कर रहे थे. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है तो क्या यूज करेंगे? FUS, या पूरा लिख लो फ्यूजन लाइक दैट. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बताना है तो ये लग जाएगा थीटा का साइन. यस, ओके, क्लियर. So it is defined as, what is enthalpy of fusion defined as? It is defined as the change in enthalpy that takes place when 1 mole of solid substance is converted to liquid state at its melting point. Like I told you, fusion का मतलब होता है melting, freezing नहीं होता. ठीक है, तो कितना involved है बेटा? प्लस 6.02. अच्छा, solid से liquid हुआ है तो ये अगर हमारा सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है, मतलब कि हीट क्या करी है? इवॉल्व करी है या एब्जॉर्ब करी है? जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब करी है. तो सिस्टम ने सॉलिड से जब सिस्टम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसने हीट एब्जॉर्ब करी है सराउंडिंग से. मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है स्टूडेंट्स तो एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव या हीट विल बी पॉजिटिव. एंड अगर ये इवॉल्व कर रहा है मतलब सिस्टम से कुछ लॉस हो रहा है एंड सराउंडिंग्स में जा रही है हीट, तो सिस्टम का लॉस है ना, तो हीट किससे डिनोट करते थे? -Q से. एंड सिंस सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट तो इट विल बी +Q. फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दिस इज द IUPAC रिकॉग्नाइज्ड साइन कन्वेंशन फॉर हीट एस्पेक्ट्स, है ना. इसीलिए यहां पर देखो डेल्टा H स्टैंडर्ड फ्यूजन इज पॉजिटिव. गेटिंग? क्यों? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्जन होता है स्टूडेंट्स तो हीट एब्जॉर्ब करता है हमारा सिस्टम.
यस, एंड सिंस सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो इट विल ऑब्वियसली बी पॉजिटिव. क्लियर टू यू? चलो, लेट अस मूव ऑन नाउ. कमिंग टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. क्या है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन? ऐसे बड़े बड़े शब्दों को देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है. फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना. वेपराइजेशन कब होता है? जब लिक्विड इज चेंजिंग टू गैस. यस, व्हेन लिक्विड इज चेंजिंग टू गैस. अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो देखो पॉजिटिव है वैल्यू, कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है. नेगेटिव होता तो नेगेटिव लगा रहता. यस, लिक्विड इज चेंजिंग टू गैस. सो अगेन सेम डेफिनेशन, व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज चेंजिंग टू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. कब चेंज होगा? जब हम लिक्विड को बॉइल करेंगे. यस, H2O गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिनोट कैसे कर दिया? थीटा सबस्क्रिप्ट में लगा, सुपरस्क्रिप्ट में लगाकर. यस, so the magnitude of enthalpy change depends on the intermolecular interactions. Yes, क्योंकि क्या होता है कि अगर जो मान लो आयोनिक स्पीशीज हैं तो उनमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस या आयोनिक बॉन्ड्स तो स्ट्रॉन्ग होंगे, isn't it? और यही अगर हमने कोई ऐसी स्पीशीज ले ली जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो वो तो वीक बॉन्ड्स हैं, isn't it? दो अलग चीजें हैं. एक तरफ मैं आयनिक बॉन्ड्स का एग्जांपल ले रही हूँ, एक तरफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एग्जांपल ले रही हूँ. वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वन इज वीक. वीक वॉन डर वाल्स फोर्स, है ना. तो किसमें वेपराइजेशन या हीट ऑफ एंथैल्पी, किसमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी? ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड्स में. क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी. एंड सिंस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वन डर वाल्स फोर्सेस है, वीक होते हैं ऑलरेडी, तो इनमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कम रहेगी, कम एनर्जी लगेगी. यस, गेटिंग? आर यू ऑल गेटिंग इट? चलो आगे देखते हैं. यही थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, दैट इज बॉन्ड्स की बात हो रही है इन द सब्सटेंस अंडरगोइंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन. For example, strong hydrogen bonds between water and water molecules hold them tightly in the liquid phase. For an organic liquid such as acetone, जिसमें dipole-dipole interactions हैं, they are significantly weaker. क्यों acetone volatile होता है? बताओ मुझे. एसीटोन क्यों वॉलेटाइल होता है? मतलब एक तरह से आप देखें तो एसीटोन क्या है? नेल पेंट रिमूवर जिसे बोलते हैं. क्यों अपने आप इवेपोरेट हो जाता है वो इतनी जल्दी? वाटर, अच्छा आप कंपेयर करके देखना, एक तरफ वाटर लेना, एक तरफ एसीटोन लेना, है ना, एंड छोड़ देना एक दिन के लिए. देखना आपका वाटर तो बचेगा लेकिन एसीटोन ज्यादा अमाउंट में वेपराइज हो जाएगा. व्हाई? क्योंकि नेचुरल और स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं विच आर स्ट्रॉन्गर दैन दी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस दैट आर द वीकर बॉन्ड्स. यस, ऑल्दो एग्जाम्पल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन we observe that acetone volatilizes quickly. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कंपैरिजन आ रहा है, थोड़ा बहुत मैग्नीट्यूड में डिफरेंस तो होगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में, तभी तो एसीटोन फटाक से वॉलेटाइज हो रहा है, वेपराइज हो जा रहा है, isn't it? Yes, this is the basic difference. Okay, तो ये मैग्नीट्यूड जो है एंथैल्पी चेंज का, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे तो ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का, एंड अगर वीकर बॉन्ड्स होंगे लाइक दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो क्या ज्यादा लगेगी हीट एनर्जी? क्या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा लगेगी बॉन्ड्स तोड़ने में? नहीं, ऑब्वियसली वीक है तो फटाक से टूट जाएंगे, अपने आप ही वेपराइज हो रहा है, वो तो रूम टेम्परेचर पे हम देख पा रहे हैं. यस, so thus it requires less heat to vaporize 1 mole of acetone. Why? Because the intermolecular interactions are weaker in acetone than it does to vaporize 1 mole of water. Students, clear? Is it clear? इतना clear है सबको? चलो आगे मूव करते हैं. Standard enthalpy of formation. Coming to the standard enthalpy of formation, the standard enthalpy change for the formation. Formation का मतलब क्या है? कोई चीज बन रही है. Yes, बहुत इजी. ये सारे जितने भी एंथैल्पीज हम पढ़ रहे हैं इनको आप क्विकली इमेजिनेशन से ही इन्फर कर लोगे कि बात किस चीज की हो रही है. ठीक है, तो चलो देखो. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. मान लो एलिमेंट्स है कोई भी, C+O2 गिव CO2. ठीक है, ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, इनसे
इनके जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं से तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, ऑफ एग्रीगेशन इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या कह लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मोलार वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोलार वर्ड जहां भी यूज हो रहा है ना, आप समझ जाना बाय डिफॉल्ट कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये रहा, सिंबल देख लो, कोई चेंज नहीं है, सिंपली क्या कर दिया है, एंथैल्पी चेंज तो दिखाना ही है क्योंकि टाइप ऑफ एंथैल्पी पढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन है तो F लगा दिया, स्टैंडर्ड है तो थीटा लगा दिया, लाइक दैट, इट गोज लाइक दैट, ठीक है। So, enthalpy change when 1 mole of substance is formed from its elements. 1 mole of substance is formed from its constituent elements is what enthalpy of formation. इस process में जितनी भी enthalpy लग रही होगी या heat changes involved होंगे उसी को हम enthalpy of formation बोल रहे हैं। Yes, चलो for example देख लो, the reference state of hydrogen, अच्छा उससे पहले the reference state of an element क्या है, जैसे मैंने बताया था ऑक्सीजन लिक्विड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। रेफरेंस स्टेट क्या होगा बेटा, इसका मोस्ट स्टेबल स्टेट दैट इज ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, ओके। तो रेफरेंस स्टेट क्या है ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स कब एग्जिस्ट करते हैं साथ में क्लोजली, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशंस है ये, प्रेशर की कंडीशन एसटीपी है बेटा, ये एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस या कह लो 298 केल्विन स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज द प्रेशर 1 बार। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। इन कंडीशंस में अगर कोई मान लो ऑक्सीजन है, अब यहाँ आसपास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, आई एम ब्रीथिंग इट इन, यस, तो कैसे लिक्विड के फॉर्म में कर रही हूँ क्या, ये तो रूम टेम्परेचर है एंड 1 बार प्रेशर है, तो लिक्विड के फॉर्म में इनहेल कर रहे हैं क्या ऑक्सीजन, नहीं। रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में। तो यही चीज आई एम एक्सप्लेनिंग कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो कोई भी एलिमेंट है वो किस फॉर्म में, किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, और यू कैन से रेफरेंस स्टेट। यस, क्लियर, द रेफरेंस स्टेट और द स्टैंडर्ड स्टेट, एंड यही मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। अगर स्टेबल नहीं होता ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में तो लिक्विड होता है या सॉलिड होता, हमें दिख रहे होते सॉलिड पार्टिकल्स, हम इनहेल कर रहे होते, isn't it possible students? yes, डस्ट पार्टिकल्स होते, छोटे छोटे सॉलिड ऑक्सीजन पार्टिकल्स, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड कंडीशंस में गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सो वी हैव इट लाइक दैट ओनली। सेकेंड एग्जाम्पल, द रेफरेंस स्टेट ऑफ डाइहाइड्रोजन इज गैस। हाइड्रोजन भी सबसे स्टेबल रूम टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पे कैसे है, एज गैस, एंड दोज ऑफ डाइऑक्सीजन इज अगेन ऑक्सीजन गैस। कार्बन as graphite, it is the most stable allotrope of carbon, हमें पता है, and sulfur rhombic 11th में पढ़ेंगे आप, rhombic sulfur monoclinic sulfur most stable कौन सा होता है, sulfur rhombic at room temperature of, or you can say at STP, clear? So this is the enthalpy of formation, देख लो इसको, okay, चलो ठीक है। So, by convention, standard enthalpy of formation of an element in its reference state, बहुत ध्यान से देखना, ये statement बहुत important है। Numericals जब आप पढ़ेंगे तो you will get to use this, ठीक है। अब भी यूज करेंगे आपके सामने इस स्टेटमेंट को कि बाय कन्वेंशन ऐसा माना जाता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट की, अगर वो अपने रेफरेंस स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट में है, रेफरेंस स्टेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, or the most stable state of aggregation is taken as what, 0. standard enthalpy of formation, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, yes, in its gaseous state, यही इसका रेफरेंस स्टेट है, यही मोस्ट स्टेबल स्टेट है, इसका ΔH फॉर्मेशन कितना होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इट विल बी 0, ऐसे माना जाता है। जब न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। इफ इट इज नॉट गिवन देन इट इज टेकन एज 0। Following general equation can be used for the enthalpy change calculation. ये heat of reaction है, yes, this is the enthalpy, standard enthalpy of reaction since theta used है। अच्छा, जहाँ भी ऐसा लिखा है ना, इसको मानकर चलना स्टूडेंट्स कि ये जो सिंबल है इट इज इन द सुपरस्क्रिप्ट, ओके, साइड में नहीं है, इट इज हियर, ओके, ऐसे करके। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट हो गई, जब न्यूमेरिकल करेंगे बहुत आराम से क्लियर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, वेयर ए एंड बी क्या है, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है,
that are present in the balanced chemical equation. ठीक है, चलो ओके, नाउ वी हैव द न्यूमेरिकल. अब इससे आपको काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी. देखो क्या है, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन. ये रिएक्शन गिवन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन इज गिविंग CH4. ओके, ये रिएक्शन हमें गिवन है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है. तो चलो, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था? एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था, बताओ मुझे. यस, enthalpy change for the reaction हमने क्या पढ़ा था? It was the summation of enthalpy change of products, enthalpy change of products, yes, minus summation of enthalpy change of formation obviously of the reactants. यही था फॉर्मूला, यही था फॉर्मूला. हाँ बताओ मुझे. एंड यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री इन्वॉल्व थी, वो स्टोइशियोमेट्री A एंड B जो लिखा था वो अभी देखते हैं. ठीक है, क्या चीज है वो. ओके, तो चलो क्वेश्चन में गिवन है सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सभी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है. हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH4 कैलकुलेट करनी है. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH4 वी हैव टू कैलकुलेट दैट टू इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी बिकॉज गैसियस फॉर्म में है ना. ठीक है, चलो तो लेट अस चेक नाउ. See, for graphite it is given, see, for this reaction इतना given है, इसके लिए उतना, इसके लिए इतना. ये statement देखो सब लोग, ये वाला जो reaction है ये देखेंगे, इसमें क्या given है students? enthalpy of reaction given है, ऊपर enthalpy of formation given है and यहाँ enthalpy of reaction given है. मतलब जो हमारा ये reaction है पूरा, इसका enthalpy अगर अलग अलग steps के लिए calculate, अच्छा इसमें करते कैसे, solve कैसे करोगे, proceed कैसे करोगे? सॉल्यूशन देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, हम लिख ले, इट इज -890.3 एंड किलो जूल पर मोल. ये फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूं. ठीक है, अब लिखेंगे समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स क्या है हमारे, टेल मी. यस, दीज आर द प्रोडक्ट्स CO2 एंड H2O. तो इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो चलो लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है फॉर CO2. ये रिएक्शन है. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसके लिए देते हैं ना, उसी के लिए हम इस इक्वेशन में कैलकुलेट करते हैं अपना सोल्यूशन. ओके, तो CH4 प्लस O2 इज गिविंग CO2 प्लस H2O. आप देखो यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो CO2 और H2O ही हैं. चलो यहाँ पर गिवन तो है, लेकिन हम रेफरेंस कहाँ से लेंगे, मतलब यहाँ तो प्रोडक्ट्स गिवन है लेकिन हमें वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, ये जो रिएक्शंस गिवन है ये डाटा हमें ऑलरेडी गिवन है. तो चलो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स देखते हैं क्या होगा. फॉर CO2 कितना हो जाएगा, ये प्रोडक्ट्स हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, ध्यान देना. प्रोडक्ट्स के लिए कितना हो जाएगा, CO2 का कितना गिवन है, -393.5, -393.5. क्या CO2 के आगे कोई स्टोइशियोमेट्री है, क्या स्टोइशियोमेट्री है, नहीं है. ठीक है, तो एज इट इज रहेगा. प्लस समेशन है ना, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. वाटर के लिए कितनी गिवन है, वाटर के लिए कितनी गिवन है, -285.5, -285.5. यस, यही गिवन है स्टूडेंट्स, -285.5. लेकिन मैंने क्या बोला था, स्टोइशियोमेट्री मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, है ना, स्टोइशियोमेट्री मल्टीप्लाई होगी. तो स्टोइशियोमेट्री कितनी है वाटर की, 2. लेकिन यहाँ तो सिर्फ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की इतनी है. तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, 2 × -285.5 लाइक दिस. ठीक है, ये हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, उनका सम. अब करेंगे, अभी सिर्फ हमारा इतना सेक्शन हुआ है. ठीक है, अब हम माइनस का साइन लगाएंगे एंड अब हम ये लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. यस, चलो तो देखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे क्या है, CH4. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो हमें कैलकुलेट ही करना है ना CH4 का. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मैं लिख लेती हूँ. ठीक है, क्योंकि ये डाटा गिवन नहीं है. प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट में दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है. यस, तो आपको कहीं भी फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, मतलब कि मिल रहा है प्रोडक्ट, तो इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी आपको ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, ऑब्वियसली नहीं.
बट हमें एक चीज पता है कि ऑक्सीजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट है ना, स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, और मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड स्टेट में अगर एंथैल्पी लिखनी हो किसी की तो इट इज जीरो। इट इज व्हाट स्टूडेंट्स? इट इज जीरो। यस, तो क्या हो जाएगा? फॉर ऑक्सीजन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इट विल बी जीरो। यस, तो ये हमारा पूरा इक्वेशन बन गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन वी विल सॉल्व दिस, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, इसको सॉल्व करके देखना, ओके? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 हमें कितनी मिल जाएगी? वील गेट इट एज -74.8, -74.8 किलो जूल पर मोल इज द यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना सबका किलो जूल पर मोल है। ठीक है, इस तरह से वी सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पर दो हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे, एक तो इसका ऑक्सीजन का, ठीक है, दूसरी चीज स्टोइशियोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोइशियोमेट्री अगर आपने नहीं, आप भूल गए हो किसी रीजन से, तो व्हाट विल हैपन? क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भले ही आता हो हमें। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट, enthalpy of formation of CO, CO2, N2O and N2O4 are already given to us. हमें फाइंड करना है enthalpy of reaction। तो enthalpy of reaction कैसे कैलकुलेट करते हैं? summation of enthalpy of products, yes, summation of enthalpy of formation of products minus summation of enthalpy of formation of the reactants, यही फॉर्मूला है। एंड स्टोइशियोमेट्री अगर है तो वो इंक्लूड कर देंगे। यस, चलो देखते हैं। तो पहले सिर्फ इतना लिखूंगी मैं, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिखूंगी। यहाँ पर देख लेते हैं, ओके? CO के लिए कितना है स्टूडेंट्स? देन CO2 के लिए कितनी गिवन है? व्हाट इज नेक्स्ट? N2O के लिए कितनी गिवन है? एंड N2O4 के लिए कितनी गिवन है? ठीक है, चलो। फॉर CO इट इज गिवन एज -110 किलोजूल पर मोल, -393 फॉर CO2, 81 फॉर what? N2O and 9.7 फॉर N2O4। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टोइशियोमेट्री यहीं पर लिख लो। N2O4 के पास कोई स्टोइशियोमेट्री नहीं है, एज इट इज रखेंगे। 3CO है, CO 3 है, तो इसमें हम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कितनी? 3 की, क्योंकि 3CO है। ठीक है, N2O में कोई नहीं है, CO2 में 3 की स्टोइशियोमेट्री है, तो इसमें भी इंटू 3 होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या, रिएक्टेंट्स हमारे ये हैं एंड प्रोडक्ट्स हमारे ये हैं। प्रोडक्ट्स क्या है? N2O एंड CO2, N2O एंड CO2 हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स का समेशन कर लेते हैं पहले। क्या होगा? फर्स्ट इज N2O, N2O 81, कोई स्टोइशियोमेट्री नहीं है, प्लस 3CO2, 3CO2 के लिए ऑलरेडी हमने लिख लिया है, इट इज 3 इंटू -393। दिस इज एन NCERT क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स? यस, ये हमारा प्रोडक्ट्स का हो गया। माइनस रिएक्टेंट्स का समेशन करेंगे, तो रिएक्टेंट्स के लिए व्हाट आर वी गेटिंग? व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? N2O4, N2O4 है रिएक्टेंट्स एंड 3CO। यस, तो चलो N2O4 के लिए कितनी है? 9.7 प्लस समेशन मतलब क्या होता है? प्लस करना है, प्लस 3CO, 3CO हमने ऑलरेडी कर लिया है, इट इज 3 इंटू -110। एक के लिए -110 है, तो 3 के लिए कितना होगा? इंटू 3। यस, व्हेन यू सॉल्व दिस you will get enthalpy of reaction as equal to, I guess, -777.7 kilojoule per mole, kilojoule per mole. Solve it and you will get the answer, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? So this is how enthalpy of reaction calculate करते हैं। और अगर enthalpy of formation calculate करनी है तो डाटा आपको given होगा, उससे आप calculate करते हैं। This is how it is done, okay? चलो, so for today's lecture इतना ही। In the next class we'll continue, yes, with the further portion of thermodynamics. For today, that's all. Thank you students, have a great day.